हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद राशिद स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सौद अड्डा पर। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका आज तक नेट जेआरएफ क्लियर नहीं हुआ है या जिनका सिर्फ नेट क्लियर है और उनके पास किसी तरीके की कोई फेलोशिप नहीं है, या वो मेरे दोस्त जिनके पास कोई भी सोशल कैटेगरी का एडवांटेज नहीं है जो ईडब्ल्यूएस से हैं या जनरल से हैं, क्योंकि इस फेलोशिप में आपको नेट या जेआरएफ की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो, एससी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस या कोई भी कैटेगरी, तो इसमें आप एलिजिबल हो। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें अगर आपको नेशनल फेलोशिप चाहिए अपनी पीएचडी करते वक्त 20,000 रुपये मंथली। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि ये फेलोशिप जो है हमें कौन देता है इन डिटेल, कब ये एडवर्टाइजमेंट होती है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कितना इसमें अमाउंट मिलता है, कितने साल के लिए मिलता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड होते हैं, कैसे सिलेक्शन होता है। तो आप देखिए इस वीडियो को आखिर तक। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप हमें इसको कैसे अप्लाई। सबसे पहले आप जाते हो, आप देखते हो कि यूजीसी का जो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप आईसीएसआर बोलते हो, आईसीएसआर की गाइडलाइंस क्या है, यानी आपको ये फेलोशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या कंडीशंस हैं, वो आपको देखनी है। और उसको देखने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, आपको जाना है आईसीएसआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये हम आ गए आईसीएसआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ देखिए, यहाँ आपको फेलोशिप में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ डॉक्टरल फेलोशिप गाइडलाइंस, और भी बहुत सारी फेलोशिप है लेकिन हम बात कर रहे हैं डॉक्टरल वाली, यानी सिर्फ पीएचडी वाली जो फेलोशिप है उसकी बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे फेलोशिप की गाइडलाइंस आ गई है। क्या क्या गाइडलाइंस है, ये किन लोगों को मिलती है, हम इस जो स्लाइड में बात करने वाले हैं। डॉक्टरल फेलोशिप, ये क्लियरली मेंशन है कि डॉक्टरल मींस पीएचडी वालों के लिए ये फेलोशिप है। जो भी कोई कैंडिडेट पीएचडी में एनरोल्ड है, रजिस्टर्ड है किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में, तो उनके लिए ये फेलोशिप है और वो एलिजिबल है। अब हम बात करते हैं कि ये फेलोशिप किन किन डिसिप्लिन में मिलती है, किन किन सब्जेक्ट्स में मिलती है। तो ये फेलोशिप मिलती है ओवरऑल 25 सब्जेक्ट में, जैसे इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, कॉमर्स, सोशोलॉजी, सोशल वर्क, हेल्थ, जेंडर, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, इस तरीके से ये 25 सब्जेक्ट्स में आपकी मिलती है। अब हम बात करें इस फेलोशिप की, हमारी डॉक्टरल फेलोशिप की 4 कैटेगरी होती हैं। एक कैटेगरी होती है हमारी सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड, दूसरी हमारी होती है इंस्टीट्यूशनल, जिसमें आपको जो आईसीएसआर के इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको फेलोशिप देते हैं आईसीएसआर के डायरेक्शन के बिहाफ पे। तीसरी जो फेलोशिप है वो है सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड शॉर्ट टर्म, जिसमें आपको 6 महीने की फेलोशिप मिलती है। चौथी जो आपकी है सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिजेंसी, के आपको सिर्फ कंटिजेंसी के लिए अगर फेलोशिप चाहिए तो वो। अब इस फेलोशिप में हम बात करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है। इस फेलोशिप में पहले जो एलिजिबिलिटी है वो मस्ट है कि आप क्या है, पीएचडी कैंडिडेट होने चाहिए और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, और आपका जो टॉपिक है वो रजिस्टर्ड होने चाहिए या क्लियर होना चाहिए, डीआरसी कमेटी के थ्रू अप्रूव होने चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है इसकी एलिजिबिलिटी है कि आप 40 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, आप 45 साल तक भी एलिजिबल हो इस फेलोशिप के लिए। नेक्स्ट जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि आपके मस्ट है कि ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स होने चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अगेन आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। तो आपके 40% अगर ग्रेजुएशन में है और 50% अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में है, फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट जो कंडीशन है इसकी एलिजिबिलिटी की वो है कि नेट स्लेट या सेट। नेट स्लेट मैंने जैसे पहले बताया अपनी वीडियो की शुरुआत में कि इसके लिए नेट जेआरएफ कंपलसरी नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ लिखा है कि वेटेज मिलेगा लेकिन कंपलसरी नहीं। यहाँ देखो क्लियरली लिखा है नेट सेट स्लेट क्वालिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी फॉर द एलिजिबिलिटी पर्पस।
इसमें आपको नेट सेट जेआरएफ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है तो भी आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट जो इसकी कंडीशन है वो ये है कि अगर आप कोई फेलोशिप ऑलरेडी ले रहे हो या ली है आपने तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आपने ऑलरेडी जेआरएफ की फेलोशिप ली है या एनएफओबीसी की ली है या आपने ऑलरेडी आईसीएसआर की ही ली है या जवाहर मेमोरियल ली है या किसी भी तरीके की कोई नेशनल फेलोशिप ली है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। अब मेरे कुछ साथी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिनके लिए आज तक सिर्फ नॉन नेट फेलोशिप मिलती है या फिर जिनके लिए यूआरएस मिलती है, वो सोच रहे होंगे कि हमें भी इसमें नहीं मिल नहीं, उनके लिए क्लियरली मेंशन है वो एलिजिबल है। कैंडिडेट ड्राइंग द यूजीसी नॉन नेट फेलोशिप आर एलिजिबल। आप सब एलिजिबल हो जो भी नॉन नेट या यूआरएस ले रहा है इस फेलोशिप के लिए। इस जो दूसरी हमारी इंस्टीट्यूशन की यानी जो आईसीएसआर के इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस फेलोशिप को देते हैं तो उनका भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ लिखा है, ऑल द कंडीशन ऑफ द सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड डॉक्टरल फेलोशिप सेल अप्लाई टू दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में भी सारे के सारे ऊपर वाले जो रूल हैं वो लगेंगे। तीसरी जो इंपॉर्टेंट हमारी कैटेगरी है वो सेंट्रली शॉर्ट टर्म है यानी जिसमें आपको 6 महीने मिलती है, तो उसमें भी आपको सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है, कंटिजेंसी, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड कंटिजेंसी। आप जो है इस फेलोशिप को अप्लाई कर सकते हो आपकी कंटिजेंसी को पाने के लिए। सिर्फ आपको कंटिजेंसी चाहिए, फेलोशिप नहीं चाहिए, तो आप 62,500 रुपये तक की कंटिजेंसी पा सकते हो आईसीएसआर के, ये सारी जो कंडीशन से ऊपर दी हुई उन सबको फिल करके। अब हम बात करते हैं कि इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं। हम इसको अप्लाई करते हैं बेसिकली सबसे पहले आईसीएसआर एक एडवर्टाइजमेंट निकालता है और उस एडवर्टाइजमेंट में हमारा मेंशन होता है किस डेट तक आप अप्लाई कर सकते हो, और आप जो है उस में दी हुई जो वेबसाइट है उसकी लिंक पे जाते हैं। वो मैं अभी दिखाऊंगा कि उसकी लिंक क्या है, उस पर आप जाते हो और उससे आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो इस फेलोशिप को। फिर उसके बाद इसमें क्राइटेरिया क्या है कि आपको एक रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है। उस रिसर्च प्रपोजल को, क्योंकि आपको जब आप अप्लाई करोगे तो अप्लाई करते वक्त उस रिसर्च प्रपोजल को आपको क्या करना होता है, लिखना होता है, वहाँ पे अप्लाई करना होता है यानी अपलोड करना होता है। एंड नेक्स्ट जो क्राइटेरिया वो क्या है कि आपके पास 3 एनेक्चर होते हैं। एक एनेक्चर होता है आपकी जिसमें पर्सनल डिटेल होते हैं, 2 एनेक्चर होते हैं आपका, एक एनेक्चर होता है सुपरवाइजर की डिटेल्स का, दूसरा एनेक्चर होता है आपके इंस्टीट्यूशन की डिटेल्स का, कहाँ आप पढ़ते हो, क्या करते हो, जो आपका साइन होता है रजिस्ट्रार के थ्रू। ये आपको करना होता है। जैसे आपने एक बार अप्लाई कर दिया इस फेलोशिप के लिए और आपका फेलोशिप में नाम आ गया है लिस्ट में, तो आपको 15 दिन के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे उन्हीं डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी को 15 दिन के अंदर आईसीएसआर के जो ऑफिस है, हेड ऑफिस, उसमें आपको भेजना है स्पीड पोस्ट के थ्रू। ठीक है, ताकि आपका वो ऑन टाइम पहुंच सके। अगर ये 15 दिन के बाद पहुंचता है तो आपका विड्रॉ हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा फेलोशिप। तो आप क्या है, कैंसिल हो जाएगी आपकी फेलोशिप। सेम रूल अप्लाई होता है इंस्टीट्यूशन में और शॉर्ट टर्म में। अब इस फेलोशिप को अवार्ड करने के लिए क्या क्या मतलब प्रोसीजर्स हैं क्या, सबसे पहले आपको क्या है, शॉर्ट लिस्ट होना पड़ता है। जो आप एक बार फॉर्म भरोगे तो उसके बाद आपका शॉर्ट लिस्ट की एक लिस्ट आती है जो आती है अप्रोक्स 4 से 6 महीने बाद। ठीक है, वो कौन शॉर्ट लिस्ट करता है, स्क्रीनिंग कमेटी होती है आईसीएसआर की, वो करती है। और उनको स्क्रीनिंग के शॉर्ट लिस्ट करने के बावजूद अगर लगा कि वो इंटरव्यू करेंगे तो वो आपके एक इंटरव्यू भी करते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे दोस्तों के साथ नहीं हुआ, जिनको भी मिली है तो किसी का भी इंटरव्यू नहीं हुआ, डायरेक्ट नाम आया और उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट अप्लाई किए। तो आपको यही करना है सिंपली। तो इसके बाद आपको इसका ड्यूरेशन क्या है, हम बात करते हैं इस फेलोशिप की ड्यूरेशन क्या है। इस फेलोशिप की जो ड्यूरेशन है यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, 2 साल तक आप इस फेलोशिप को ले सकते हो, या जिस दिन आपकी पीएचडी क्या होगी, सबमिट होगी, विच एवर इज अर्लियर। इसका मतलब ये है कि अगर आपने आज फेलोशिप अप्लाई की है तो मैक्सिमम आप इसको 2 साल तक ले सकते हो। और अगर आपकी पीएचडी जिस दिन सबमिट हो गई 2 साल से पहले ही, उस 2 साल से पहले ही अगर आपने पीएचडी सबमिट कर दी, 1 साल बाद ही, 6 महीने बाद ही, 1.5 साल बाद ही, उसी दिन ये फेलोशिप बंद हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इस फेलोशिप में मतलब कितना अमाउंट मिलता है मंथली। इस फेलोशिप में आपको 20,000 रुपये मिलता है मंथली,
और साथ ही साथ आपको मिलता है 1 साल के लिए 20,000 रुपये कंटिजेंसी। अगर आपको बुक, नोटबुक, प्रिंटर, स्टेशनरी कुछ भी ऐसी चीज़ खरीदनी है तो उसके लिए आपको 20,000 रुपये मिलता है। और मज़े की बात यह है कि जो ये 20,000 रुपये हैं और 10,000 रुपये आधे साल की जो कंटिजेंसी है यानी 1,30,000 जो 6 महीने का अमाउंट है वो एडवांस दे देती है ICSR आपके इंस्टीट्यूट को, आपकी यूनिवर्सिटी को। फिर आपको मंथली बेसिस पे अप्लाई करना होता है और आपकी यूनिवर्सिटी आपको उसका अमाउंट दे देती है साथ के साथ। अब हम बात करते हैं इस फेलोशिप को हम अप्लाई कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या इसमें होता है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो वो मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एनेक्शर, ठीक है। आपको एक इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पे लिखा हो इंस्टीट्यूट की डिटेल भरनी है एक एनेक्शर पे, जो एनेक्सर बी है, और उसको साइन करवाना है अपने रजिस्ट्रार के थ्रू, ठीक है। लेकिन ये रजिस्ट्रार ऐसे ही डायरेक्टली साइन नहीं करेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। किसको? अपने सुपरवाइजर को। वो आपके हेड को उसको फॉरवर्ड करेगा, हेड आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्रांच को क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड करेगा। ये आपकी एप्लीकेशन है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो कि आपको ICSR की फेलोशिप के लिए ये करनी है क्या, फेलोशिप अप्लाई करने के लिए आपको ये लीव लिखनी है, ठीक है। ये आपका साइन कर देता है कोऑर्डिनेटर, यानी जिसको आप हेड बोलते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, सुपरवाइजर की आपको डिटेल फिल करनी है। एनेक्शर सी में सारी आपने डिटेल फिल करी और उससे आपने अटेस्ट करवाया, उसकी सारी स्टैंप वगैरह लगवाई। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका स्टेप है वो क्या करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ये सबसे, इसके साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना होता है वो आपको बनवाने हैं। क्या क्या बनवाना है, आपके पास ICSR की क्या होनी चाहिए, सिनॉप्सिस होनी चाहिए। और उस सिनॉप्सिस में क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि ICSR ने अपना पैटर्न दे रखा है कि हमारा जो रिसर्च प्रपोजल है या सिनॉप्सिस उसमें क्या क्या होना चाहिए। टाइटल होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए। और लिटरेचर रिव्यू में इंपॉर्टेंट है कि आपके पास 20 पेपर्स का लिटरेचर रिव्यू हो, 10 पेपर उसमें नेशनल लेवल के हों, 10 पेपर उसमें इंटरनेशनल लेवल के हों। आपके पास रिसर्च गैप होना चाहिए बहुत अच्छे से क्लियरली डिफाइन। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है कि आपकी स्टडी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। फिर उसके बाद आपको क्या है, हाइपोथेसिस अगर आपके हैं कोई या रिसर्च क्वेश्चन है तो वो लिखने हैं। फिर आपको लिखना है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, कैसे आप डेटा कलेक्ट करोगे, क्या करोगे, प्राइमरी सेकेंडरी, किस तरीके से, क्या टूल टेक्निक लगाओगे, क्या मॉडल मेथड लगाओगे, वो सब चीज़ें आपको, कहाँ से आप डेटा लोगे, क्या आपका डेटा का वेरिएबल होने वाला है, क्या सोर्स है, कितने साल का डेटा है, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद टूल क्या है वो सब। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ICSR आपको ये सब चीज़ लिखवाता है और ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ये मेल कर दूंगा। आप मुझे जो है वहाँ पर अपना मेल ID दे देना कमेंट बॉक्स में और अपनी क्वेरीज लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। ये आपको लिखना होता है, इसी के ऊपर डिसाइड होता है आपको मिलेगा कि नहीं। पाथ ब्रेकिंग क्या है, आपका जो स्टडी है वो पाथ ब्रेकिंग कैसे है, जो आज तक किसी ने नहीं किया वो कैसे करेगी उस चीज़ को, ठीक है, वो अलग कैसे है। आपका जो स्टडी है उसका प्रपोज्ड आउटकम क्या होगा, यानी आपका आउटकम क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा आपकी स्टडी का, एक्सपेक्टेड क्या होगा, ठीक है, कैसे वो कंट्रीब्यूट करेगी। उसके बाद आपका क्या, आपकी स्टडी कोई डेटा जनरेट करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है, पहली बार कोई डेटा जनरेट कर रही है या कहीं से कोई डेटा अधूरा है तो उसमें आपकी स्टडी कैसे हेल्प कर रही है, क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा जो आपकी स्टडीज से रिलेटेड जो एग्जिस्टिंग एरिया है या आपकी स्टडी का जो एरिया है उसमें जो स्टडीज़ हुई है उनमें आपकी स्टडी क्या कंट्रीब्यूट करेगी उनके लिए। नेक्स्ट जो चीज़ है, आपकी जो स्टडी है उसका सोसाइटी में क्या रिलेवेंस है, कैसे वो सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी, कैसे उसका जो है इंपॉर्टेंस है। फिर नेक्स्ट है इम्प्लीकेशन पॉलिसी, आपकी जो स्टडी है उसकी क्या पॉलिसीज़ होंगी, कैसे वो अप्लाई होंगी एक सोसाइटी पे, ये आपको लिखना है। लास्ट जो चीज़ है आपको लिखना है क्वार्टरली आउटकम, हर 3 महीने बाद आपकी स्टडी का क्या आउटकम होगा, क्या स्टेटस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले 3 महीने में मैं लिटरेचर रिव्यू करूंगा, नेक्स्ट 3 महीने में मैं डेटा कलेक्ट करूंगा, नेक्स्ट 3 महीने में मैं एनालिसिस करूंगा, वो आपको लिखना है, वो आप यहाँ से देख सकते हो, ये आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको बनवाना है कि मैं ये स्कॉलर हूँ, मेरा ये है और मैं यहाँ रजिस्टर्ड हूँ इस डिपार्टमेंट में, मेरा एनरोलमेंट ये है और मेरा एडमिशन इस तारीख को हुआ, इस टॉपिक पे हुआ। तो ये आपको बनवाना है एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो चाहिए ICSR को, ठीक है। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आपके पास जो है इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो वो बनवाना है। अगर आप किसी भी कैटेगरी को क्लेम कर रहे हो, OBC को, जैसे मैंने OBC का किया,
या फिर आप कर रहे हो EWS को, तो उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। और अगर आप किसी भी कैटेगरी में हो तो उस कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट मस्ट है देना पड़ेगा, OBC, SC, ठीक है, ST या फिर फिजिकल हैंडीकैप या फिर EWS या जो भी कैटेगरी आपकी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई भी पब्लिकेशन है, ठीक है, जैसे मेरे पास क्या है, 2 पब्लिकेशन है। एक मेरा ये है, पीयर रिव्यूड में मेरे पेपर पब्लिश्ड हो रखा है, आप ये देख सकते हो। दूसरा जो मेरे पेपर है ये पब्लिश हो रखा है UGC केयर लिस्ट में। तो ये 2 पेपर मेरे क्या हो रखे थे, पब्लिश हो रखे थे। तो ये दोनों भी मैंने, इसके साथ साथ मैंने क्या किया, मैंने ICSR की एक वर्कशॉप ली थी 10 दिन की, उसका मेरा ये सर्टिफिकेट है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाल सकते हो। वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि आप क्या क्या डाल सकते हो, क्या क्या आपको चाहिए। तो अब हम डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करेंगे, ये आपकी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। देखिए, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लगानी है सबसे ऊपर। उसके बाद आपको क्या लगाना है कि आपकी क्या कंडीशन है उस फेलोशिप को अप्लाई करने, क्या आप उन कंडीशंस को कर रहे हो कि फुलफिल कर रहे हो कि नहीं, वो वाला पेज लगाना है, सिर्फ एक पेज हाउ टू अप्लाई वाला। फिर उसके बाद आपको लगाना है ICSR ने जो आपको एनेक्सर दिया था इंस्टीट्यूशन के लिए, जिसमें इंस्टीट्यूट की डिटेल होंगी, वो लगाना है। फिर आपको लगाना है अपना एनेक्सर जो सुपरवाइजर का है, उसकी डिटेल्स का जो है वो लगाना है। नेक्स्ट जो आपको लगाना है वो है कि आपकी जो DRC कमेटी है उससे आपका जो टॉपिक है वो क्या हो चुका है, अप्रूव हो चुका है। उसके लिए आपको अपने, अगर नहीं बना है आपका DRC का जो ये सर्टिफिकेट है, तो आप ये क्या कर सकते हो, डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करके सेम डे बनवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है, लास्ट में आपको अपनी जो फेलोज ये है, क्या बोलते हैं इसको, सिनॉप्सिस जो है या रिसर्च प्रपोजल जो है, उसको आपको क्या करना है, उसमें अटैच करना है और इसको आपको अप्लाई कर देना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ये गाइडलाइंस हम कहाँ से डाउनलोड करें, ये एनेक्सर हम कहाँ से डाउनलोड करें, ये आपको पता नहीं है। तो ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हाँ, ये मैं आपको अभी पहले ये बताता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट बात करूँगा, ठीक है। देखो, आपको सिंपली करना क्या है, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूँ। आपको लिखना है यहाँ पर सिंपली ICSR डॉक्टरल फेलोशिप ऑफिशियल वेबसाइट। आप पहली वाली वेबसाइट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए। यहाँ आप देखिए ध्यान से, ये फेलोशिप है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टरल फेलोशिप की, इसलिए आप इस पे क्लिक करोगे, ये आपकी आगे डॉक्टरल फेलोशिप जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, ये सारी वही गाइडलाइंस है। तो यहाँ से आप इस गाइडलाइंस को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका एनेक्सर कहाँ से डाउनलोड करें। आप आखिर में जाएंगे, देखो एनेक्सर से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ। इसने हमारा ये दे रखा है फॉर्मेट कि आपकी जो सिनॉप्सिस है या रिसर्च प्रपोजल है वो कैसा होना चाहिए। देखो, ये उसका फॉर्मेट है जो मैंने आपको अपना फॉर्मेट भी दिखाया अपनी सिनॉप्सिस का, रिसर्च प्रपोजल फॉर्मेट। इसमें आपका टाइटल होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, लिटरेचर रिव्यू। देखो, मैंने आपको बोला था 20 लिटरेचर रिव्यू होने चाहिए 20 पेपर का, और नेशनल और इंटरनेशनल होने चाहिए वो, ठीक है। इसमें क्लियरली लिखा है, ये लिखा नेशनल और इंटरनेशनल। फिर आपको गैप को आइडेंटिफाई करना है, अच्छे से गैप को लिखना है, रिसर्च गैप क्या है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्या है आपकी स्टडी की वो लिखना है, रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस क्या है आपकी स्टडी को, रिसर्च मेथोलॉजी क्या है। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, इसके टाइटल्स हैं जो आपको लिखने हैं, मस्ट है। और कंडीशन ये है कि आपकी ये सारी चीज़ें 3000 वर्ड्स में ही आपको लिखनी है। इसीलिए ये आसान नहीं होता है 3000 वर्ड्स में इतनी सारी चीज़ें लिखना, क्योंकि इसके ऊपर ही डिसाइड होता है। इसमें कोई भी कैटेगरी नहीं चलती है, इसमें कोई नेट JRF नहीं चलता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इस पर ऊपर फोकस होता है। इसलिए अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है या लिखना नहीं आ रहा है या पता नहीं है, तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो मेरी वीडियो में, मैं आपको बता दूंगा या अपना शेयर कर दूंगा अपना वाला जो मेरी डिटेल है कि मैंने कैसे लिखा, क्या चीज़ें, वो आप वहां से देख के लिख सकते हो या फिर कॉपी कर सकते हो। देखिए, ये हमारे एनेक्सर है, यहाँ एनेक्सर की फाइल है। पहला वाला जो एनेक्सर है ये वाला किसका है, इंस्टीट्यूशन का। ये मैं डाउनलोड करता हूँ आपके सामने, ये मैंने डाउनलोड किया। देखो, ये हमारा एफिलिएशन जो इंस्टीट्यूट है उसका एनेक्सर है, ये आपको फिल करना है और यहाँ पर आपको साइन करवाने हैं रजिस्ट्रार के। और उस साइन करवाने के साथ साथ आपको क्या करना है, इस एनेक्सर के साथ आपको वो एप्लीकेशन लिखनी है जो मैंने आपको दिखाई थी। उस एप्लीकेशन को इसके साथ लगाओगे, सारी डिटेल फिल करोगे, फिर आपका रजिस्ट्रार साइन कर देगा जो आपको इंस्टीट्यूशन का हेड होता है। नेक्स्ट जो चीज़ है आपकी वो क्या है, वो है कि सुपरवाइज़र का एनेक्सर। ये देखो, हमने एनेक्सर जो है सुपरवाइज़र वाला भी है,
डाउनलोड यहाँ से कर लिया है। ये आपको सुपरवाइज़र का एनेक्सर जो है ये डाउनलोड कर लिया, यहाँ डिटेल भरनी है, ये वहाँ से साइन करवाना है और ये आपको साइन करवा के सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको क्या करने हैं, जो आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्रांच है, आपकी R&D जो है आपके यूनिवर्सिटी में, उसको दे देना है। ठीक है, एक बार सारे के सारे अपलोड करने के बाद, क्योंकि ये जो है कौन फॉरवर्ड करता है, आपकी R&D ही फॉरवर्ड करती है। आई थिंक अब आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे ICSR डॉक्टरल फेलोशिप के बारे में। जो भी कोई डाउट अगर अभी भी स्टिल आपके हैं, कोई आपको कोई कन्फ्यूजन है या क्वेरी है, तो आप मुझे मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हो, मुझे अपना मेल आईडी दे सकते हो, तो मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकता हूं उतनी आपकी हेल्प करूंगा। और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए इस वीडियो पे आपको कैसी लगी। और आगे आने वाली इस सीरीज़ में जो वीडियोस हैं फेलोशिप के ऊपर, जैसे मैंने बात की थी कि मैं बात करने वाला हूँ और भी बहुत सारी फेलोशिप्स की, तो उनको देखने के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर